नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वह टॉपिक है भूस्खलन। आपने खबरों में सुना होगा कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन की घटना के कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हुई। तो आइए देखते हैं इस भूस्खलन की घटना के बारे में, जानते हैं कि ये है क्या और ये इसका कारण क्या होता है। इसके बारे में और भी क्या कुछ डायमेंशंस हैं, इसकी पड़ताल करेंगे। तो पहला तो हम देखेंगे कि भूस्खलन होता क्या है, दूसरा हम देखेंगे कि इसकी क्या कुछ चुनौतियां सामने आती हैं, और तीसरी हम बात करेंगे समाधान की। इन चुनौतियों से निपटने के क्या कुछ समाधान सामने आ सकते हैं, और सबसे अंत में रहेगा आपके लिए सवाल। तो चूँकि यह जो पूरा का पूरा टॉपिक है यह भूगोल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम लोग किस में रखेंगे, जीएस के पेपर 1 में रखेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि भूस्खलन होता क्या है। भूस्खलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं लैंडस्लाइड। यदि इसकी परिभाषा के तौर पर देखा जाए तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहाड़ की ढाल यदि है, इस तरीके से पहाड़ की ढाल से यदि बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में चट्टान, मिट्टी, मलबे आदि का नीचे की ओर गिरना, किसके कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण नीचे की ओर यदि ये बड़ी मात्रा में गिरते हैं तो यह जो स्थिति है, यह स्थिति क्या कहलाती है, भूस्खलन या लैंडस्लाइड इसे कहा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कि आखिर इसके क्या कुछ कारण हैं, आखिर किस कारण से ऐसा होता है। तो इसे हम विशेष तौर पर देखें तो इसके 4 मौलिक कारण सामने आते हैं। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। पहला जो कारण है, पहला कारण है भूवैज्ञानिक कारण, यानी जियोलॉजिकल कॉज। दूसरा कारण है भू आकृतिक कारण, यानी जियोमॉर्फिक कॉज। तीसरे कारण की बात करें तो वो है भौतिक कारण, यानी फिजिकल कॉज। और जो चौथा कारण है वो है मानव जनित कारण, जिसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक कॉज। अब एक एक कर इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। भूवैज्ञानिक कारण की यदि बात करें तो इनमें चट्टानों की प्रकृति, चट्टानों की बनावट के बारे में देखा जाता है। चट्टानों की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार के मटेरियल से इनका निर्माण हुआ है, वो जो है भूस्खलन के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक माना जाता है। आगे यदि देखें भू आकृतिक कारण में तो इसमें अपरदन यानी इरोजन और ढाल की जो तीव्रता होती है वो बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक माना जाता है। अपरदन की बात करें तो जल के द्वारा अपरदन, यानी नदी जल जो प्रवाहित होता है नीचे की तरफ, उसके द्वारा मिट्टी का या फिर चट्टानों का अपरदन, और साथ ही पवन के जरिए जो अपरदन होता है उसका भी भू आकृतिक कारण के तौर पर भूस्खलन के लिए वो उत्तरदायी माना जाता है। और दूसरा है ढाल की तीव्रता। ढाल की तीव्रता कितनी तीक्ष्ण है, कितनी कम है वो ढाल, वो बहुत ही बड़ा मायने रखता है। यानी कहने का मतलब ये कि ढाल इस तरीके से है या फिर ढाल इस तरीके से है। इस तरीके का जो ढाल है, इस तरीके की जो ढाल है वो अधिक तीव्र है, और इस तरीके की जो ढाल है वो कम तीव्र है। तो ऐसी ढाल जो है, ऐसी ढाल के कारण भूस्खलन की संभावना कम होगी, और ऐसी ढाल के कारण भूस्खलन की संभावना ज़्यादा होगी। आगे देखें तो भौतिक कारण। अब हम बात करते हैं भौतिक कारण की। भौतिक कारण के अंतर्गत क्या रखा जा सकता है, तो वर्षा, भूकंप, है ना, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब कुछ बड़े कारण हैं जो कि भौतिक कारण के अंतर्गत आते हैं, और इसके चलते भूस्खलन की जो स्थितियां हैं वो पनप सकती हैं।
वर्षा यदि अधिक मात्रा में होती है, बहुत तेजी से होती है या फिर लंबे समय तक वर्षा होती है तो उसके कारण भी भूस्खलन की स्थिति पनप सकती है। भूकंप के कारण यदि हलचल होती है तो उसके कारण भी भूस्खलन की स्थिति पनप सकती है। या फिर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ पर भी भूस्खलन की स्थितियाँ पनप सकती हैं। इसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? तो इसे हम भौतिक कारण के अंतर्गत रख सकते हैं। और अंतिम है मानव जनित कारण। मानव जनित कारण की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो जल प्रबंधन या फिर विकास कार्य या फिर जो सड़क बनाई जाती है या फिर सुरंग बनाया जाता है या फिर कई क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जाती हैं, उनका निर्माण होता है, तो ये जो स्थितियां हैं इसके कारण भी भूस्खलन की समस्या पनप सकती है। और जहाँ तक बात है हिमाचल प्रदेश में जो हाल के समय में भूस्खलन की तीव्रता बढ़ी है, ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो विकास कार्य है वो इस तरीके से हो रहा है और बेतरतीब ढंग से हो रहा है जिसके कारण भूस्खलन की जो समस्या है वो तेज़ी से उभर रही है। तो ये जो हैं ये बहुत बड़े कारण माने जा सकते हैं भूस्खलन के लिए, मौलिक कारण के रूप में इन्हें हम रख सकते हैं। यदि हम और थोड़ा सा इधर देखें तो यहाँ पर हमने एक नोट किया है चार धाम प्रोजेक्ट। चार धाम प्रोजेक्ट क्या है? तो मानव जनित कारण की जो मैं अभी बात कर रहा था, मानव जनित कारण के अंतर्गत ही चार धाम प्रोजेक्ट को भी रखा जा रहा है। कुछ लोग जो वहाँ के हिमाचल प्रदेश के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये एक आरोप है सरकार पर कि चार धाम प्रोजेक्ट के जरिए हो क्या रहा है कि सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और सड़कों को चौड़ा करने के चलते जो पर्वतीय ढाल है उसको काटा जा रहा है और जब पर्वतीय ढाल को काटा जाएगा तो उसका जो प्रभाव है वो भूस्खलन के तौर पर सामने निकल कर आ रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं ये स्थितियां दर्शाती हैं कि मानव जनित कारण किस तरीके से भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं। आगे हम बात करते हैं, इस पर तो हमने बात कर ही ली। आगे हम बात करते हैं कि इसके क्या कुछ प्रकार हैं भूस्खलन के। तो यदि प्रकार की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉल यानी पतन। यदि कभी ऐसी स्थिति होती है कि चट्टान या फिर मलबे या मिट्टी का जो ढेर है एक साथ अचानक से टूटता है तो इसे हम फॉल या पतन के रूप में जानते हैं। दूसरा है टॉपल, इसे हम लुढ़कना कहते हैं। यानी कि कभी यदि ऐसी घटना होती है कि लुढ़कते हुए जो है ऊपर से नीचे की ओर मलबा या फिर चट्टान का टुकड़ा वगैरह आता है तो इसे हम कहते हैं ये लुढ़कते हुए भूस्खलन की गतिविधि हो रही है। और तीसरा है स्लाइड के तौर पर यदि देखें तो इसे हम स्खलन के तौर पर जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये ढाल है, इस ढाल से अचानक से एक बड़ा टुकड़ा नीचे की ओर से खिसक जाता है और ये भूस्खलन के रूप में सामने आता है। और जो चौथा है इसे हम स्प्रेड के रूप में जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है, यानी एक एक कर ये टुकड़ा के रूप में बाहर निकलते रहता है और ये जो स्थिति है ये भूस्खलन के रूप में सामने आती है। तो ये कुछ कहा जा सकता है कि ये मोटे तौर पर ये चार प्रकार के जो भूस्खलन है वो इस तरीके से होते हैं। आइए आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि आखिर वो चुनौतियां क्या कुछ सामने नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले में यदि देखा जाए तो पारिस्थितिकी संरक्षण की जो है ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र या जो हम हिमालय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हिमालय क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। यदि वहाँ पर कुछ भी पारिस्थितिकीय असंतुलन होता है तो उसकी रिकवरी बहुत ही कम हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि भूस्खलन की तीव्रता बढ़ रही है, ऐसे में पारिस्थितिकी संरक्षण जो है बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है और इसे देखना पड़ेगा कि इसे कैसे इसका निदान निकाला जा सके। अगली चुनौती है पर्यावरण बनाम विकास की। किसे तवज्जो दिया जाए, विकास को तवज्जो दिया जाए या फिर पर्यावरण को तवज्जो दिया जाए या फिर दोनों के बीच में संतुलन स्थापित की जाए, इसे देखना होगा। आगे बात करें तो जान माल की हानि भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है। होता यह है कि जब भी भूस्खलन होता है तो आसपास के जो गांव हैं और वहाँ के जो लोगों के खेत हैं उनको बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ता है। और यदि किसी
सड़क के रास्ते कोई यात्री बस यदि जा रही हो या फिर कुछ भी ऐसी गतिविधियां चल रही हो, तो भूस्खलन होने के चलते जो नुकसान होता है वो बहुत ही दुखदाई होता है। और इस तरीके से कहा जा सकता है कि जान माल की हानि एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है। आगे यदि देखा जाए तो राहत कार्य जो है इसी स्थिति में बहुत ही जोर शोर से किया जाता है और राहत कार्य के स्तर पर भी कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पर्वतीय इलाके हैं, तीखे तीखे मोड़ होते हैं, तीव्र ढाल होती है। तो ऐसे में जो राहत कार्य में भी कई बार जो सेना होती है या फिर जो NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जो अभियान दल के लोग होते हैं, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि इस तरीके की जो चुनौतियां हैं भूस्खलन के समक्ष, भूस्खलन के रूप के माध्यम से सामने आती हैं। आगे हम बात करते हैं समाधान की, कि इस पूरी स्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ हो रहा है, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वनीकरण। कहने का मतलब ये कि एफॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, हो ये रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की तेजी से कटाई भी होती रहती है, और जब तेजी से कटाई होती है वनों की, तो वन या जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़े रहते हैं, चट्टान को पकड़े रहते हैं। और जब वनों की कटाई होती है, पेड़ जब समाप्त हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो ढाल की जो संरचना है उसमें ढीलापन आएगा, और जब भी भारी बारिश होती है या फिर यदि भूकंप जैसी स्थिति पनपती है या फिर विकास कार्य करने के लिए यदि डायनामाइट वगैरह का विस्फोट करवाया जाता है उस पार्टिकुलर क्षेत्र में, तो ऐसे में भूस्खलन की तीव्रता बढ़ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि वनीकरण जो है एक हमारे लिए एक सार्थक उपाय के तौर पर सामने आ रहा है। इसका उपयोग किया जाना चाहिए और जोर शोर से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। आगे बात करें तो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। आखिर हिमालय का क्षेत्र में जो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है या फिर उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, वो कितना अधिक भूस्खलन के लिए संवेदनशील क्षेत्र है, किस क्षेत्र में अधिक भूस्खलन की संभावना जताई जा सकती है, किस क्षेत्र में कम भूस्खलन की संभावना जताई जा सकती है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब इसका ज्ञान होगा, जब इसका अध्ययन किया जाएगा, तब उसी हिसाब से उस पार्टिकुलर क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं उसको अंजाम भी दिया जा सकता है, या फिर उस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं भी किया जा सकता है। यदि बहुत अधिक भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हो तो उस क्षेत्र में क्या किया जाएगा, विकास कार्य को कम किया जाएगा, है ना। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है कि अध्ययन किया जाए। और आगे हम बात करें तो निर्माण कार्य और पर्यटन पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। निर्माण कार्य का मतलब क्या हुआ कि हम देखते हैं कि पर्वतीय इलाकों में निर्माण कार्य के तौर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का विकास किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जो है जल विद्युत परियोजनाओं का वहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, सुरंग बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे जो निर्माण कार्य हैं, इन निर्माण कार्यों का जो असर है, इसका असर जो पर्वतीय इलाके हैं, पर्वत के जो ढाल हैं, ढलान हैं, उन पर उसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है। और ये बुरा प्रभाव एक बार में सामने आता है भूस्खलन के तौर पर। तो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, इस पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है, और जब ये नियंत्रण लगेगा तभी जो है भूस्खलन की जो तीव्रता है इसको कम किया जा सकता है, इस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। और जहाँ तक बात है पर्यटन की, तो जाहिर सी बात है जो हमने बात कही चार धाम प्रोजेक्ट की, तो चार धाम प्रोजेक्ट के तहत क्या हो रहा है, पर्यटन को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। चार धाम प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ, इन चारों धामों को एक साथ कनेक्ट करने के लिए सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, सड़क बनाए जा रहे हैं। और इसके लिए क्या किया जा रहा है, जो पर्वतीय ढाल है उसका कटान किया जा रहा है, उसको काटा छाटा जा रहा है। इसका असर किस पर पड़ रहा है, पर्वतों पर पड़ रहा है, और इसका जो खामियाजा है भूस्खलन के रूप में सामने आ रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि जब सड़कें बनेंगी तो परिवहन व्यवस्था बनेगी। परिवहन के लिए क्या ज़रूरी है, पानी पर तो बस या कोई भी वाहन चलता नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है पेट्रोल और डीजल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से प्रदूषण को भी बढ़ावा मिलता है।
और हाल में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बताया गया कि यमुनोत्री ग्लेशियर में लगभग 400% ब्लैक कार्बन का डिपॉजिट पाया गया है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां क्या संकेत करती हैं? ये स्थितियां यही संकेत करती हैं कि निर्माण कार्य और पर्यटन पर नियंत्रण लगाना उस पार्टिकुलर जोन में, उस पार्टिकुलर रीजन में बहुत ज़रूरी है, अन्यथा इसका खामियाजा मानव जाति को भुगतना पड़ेगा और साथ साथ प्रकृति को तो खामियाजा भुगतना ही पड़ रहा है ना। तो ये जो है बहुत ही सोचनीय विषय है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है स्थानीय जनता को भी और सरकार को भी, न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों को भी इस तरीके की गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बात करें तो जागरूकता, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है भूस्खलन के प्रति, कि भूस्खलन की घटना कब हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्या कुछ कारण है इसके पीछे, इसके बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए। जो पर्यटन करने के लिए जाते हैं उन्हें भी इस तरीके की गतिविधियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसे में क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है, इसके लिए उन्हें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इससे बचने के जो कार्य हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आज की जो चर्चा है, इस चर्चा के आधार पर हम देख सकते हैं कि जो भूस्खलन है, भूस्खलन के आधार पर जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को एक एक करके निपटाने के लिए, उन चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए इस तरीके के जो गतिविधियां हैं, इस तरीके के जो स्टेप्स हैं वो उठाए जा सकते हैं। तो आइए इस पूरी चर्चा के आधार पर जो प्रश्न बन सकता है, प्रश्न इस तरीके से बना है कि भूस्खलन से आप क्या समझते हैं। दूसरा है भारत में भूस्खलन के कारण और इसके समाधान पर चर्चा कीजिए। तो प्रश्न बहुत ही सीधा है, भूस्खलन के बारे में आपको बताना है, भूस्खलन होता क्या है और इसके क्या कुछ महत्वपूर्ण बड़े कारण हैं। जो मैंने 4 मौलिक कारण की बात कही उसके बारे में आपको बताना होगा और साथ ही समाधान पर आपको एक टिप्पणी करनी होगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।